आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। ये सरकार जब जब विपक्ष बड़े तौर पर किसी मसले को जोर शोर से उठाता है या चौतरफा जब घिरती हुई नजर आती है तो यू टर्न लेने में भी टाइम नहीं लगाती है। आपको ये याद होगा कि कल से लगातार संचार सारथी नाम की एक ऐप है जिसका जिक्र किया जा रहा है, जिसे पेगासस से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है कि सरकार आप जो नए हैंडसेट खरीदेंगे, यानी जो भी आप मोबाइल खरीदने जा रहे हैं किसी भी कंपनी का हो, उसमें प्री लोडेड जो है ये संचार सारथी ऐप जो है वो आपके मोबाइल में मौजूद रहेगा, यानी कि पहले से ही। और ये ऐप क्या करेगा? ये ऐप आप किसको कॉल कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, एसएमएस आपके आपके जो फोटो लाइब्रेरी है, आपके वीडियोस, यानी कि आप अपने फोन से जो भी काम कर रहे हैं उस सब की एक तरह से जासूसी करेगा ये ऐप। और ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये ऐप तो इसलिए किया जा रहा है कि लगातार जिस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं उस सब से बचाने के लिए, ये जिस तरह से लगातार जो फोन जो है वो मिसिंग है या चोरी हो जाते हैं उस सब से बचाने के लिए ये किया जा रहा है। लेकिन कल से ही हंगामा है, यहां तक कि जो राइट विंग सपोर्टर्स हैं, बीजेपी सपोर्टर्स हैं, वो सब भी इसको लेकर ऐतराज जता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कैसे सरकार ये कर सकती है, तो सीधे तौर पर जो आजादी है उस पर हमला है। इसके बाद आप ये देखिए कि ये मामला संसद में भी उठा, इसको प्रियंका गांधी ने भी उठाया, इसको तमाम अखिलेश यादव ने भी उठाया, इसको आम लोग भी लगातार उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर सरकार ऐसा कैसे कर सकती है। ये देश अभी भी एक लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि इस तरह की ऐप जो है वो रशिया सरकार जो है वहां की सरकार ने इस तरह की एप्स को जो है वो लॉन्च किया है। तो ये भी सवाल उठा रहे हैं लोग कि क्या उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। जब इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ, इतने ज्यादा सवाल उठाए गए, तो अब लग रहा है कि सरकार इस पर यू टर्न लेती हुई नजर आ रही है और इल्जाम लगाया जा रहा है विपक्ष पर कि विपक्ष को तो बैठे बिठाए कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, विपक्ष तो हर चीज को बिला वजह तूल देता है, क्योंकि कोई भी चीजों से सरकार को घेरने का मौका चाहिए। ये कहते हुए नजर आ रहे हैं टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया शायद अपनी ही मिनिस्ट्री के जरिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको पढ़ना भूल गए और अब इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं आपको सुनाऊंगी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा है और उसको लेकर कैसे ऑल्ट न्यूज के जो को फाउंडर है मोहम्मद जुबैर, उन्होंने इसको लेकर इसका फैक्ट चेक कर डाला और इसके साथ साथ प्रियंका चतुर्वेदी जो है उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। इसके अलावा कई और लीडर्स ने ट्वीट किया है कि खुद सरकार की तरफ से इस तरह का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, बाकायदा तौर पर नोटिस जारी किया गया था, शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया उसको पढ़ना ही भूल गए। इसके अलावा एसआईआर को लेकर लगातार हंगामा जारी है, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर। आज विंटर सेशन का दूसरा दिन है और दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा, लगातार लोकसभा स्थगित होती रही, लेकिन एसआईआर पर चर्चा कराने के लिए सरकार किसी भी कीमत पर राजी नहीं है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पार्लियामेंट के बाहर की हैं, जहां आप सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम अपोजिशन के जो लीडर हैं इंडिया गठबंधन के, उनको आप देख सकते हैं। एसआईआर एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो विपक्ष सीधे तौर पर कह रहा है कि इसके जरिए लगातार अब बिहार की सत्ता पर तो काबिज हो ही गए, पश्चिम बंगाल और आगे आने वाले जितने भी राज्य हैं वहां पर चुनावी धांधली का एक ऑफिशियल रास्ता बना लिया गया है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में भी आज भी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में भी जो सुनवाई हुई उसमें भी ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग को ये हक नहीं है कि वो नागरिकता साबित करे, नागरिकता जो है वो उसको लेकर क्वेश्चन करे। ये लगातार जो है रीजनिंग दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में और अभी भी लगातार जो सुनवाई है वो आज भी चली और तमाम जो वकील हैं उनकी तरफ से अपनी बातों को रखा गया। लेकिन मैं आपको सुनवाना चाहूंगी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कहा है इस संचार सारथी ऐप को लेकर। अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पर आपके फ़ोन पे जब आप फ़ोन खरीदते हो तो उस पर कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर? ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप,
कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन विपक्ष तो का- बात ये का clarification एक मिनट वही तो हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो, पर क्या हो, एक मिनट। तो यहां आप सुन रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया को कि कैसे पलटी मारी है, यू टर्न मारा है। अपने ही फैसले से रातों रात इस सरकार ने पलटी मार ली है, जहां ये ऐप आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। अगर आपके फोन में है, आप चाहें भी तो इसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। आप इसकी रिक्वेस्ट भी नहीं दे सकते हैं डिलीट करने की। ये बाय डिफॉल्ट जो है वो आपके फोन में डाउनलोड होकर ये ऐप आएगी और आपकी पूरी तरीके से वो स्नूपिंग करेगी। प्रियंका गांधी ने भी इसी वर्ड का इस्तेमाल किया है, स्नूपिंग, यानी कि जासूसी करेगी। और इसका ये पेगासस से भी ज्यादा खतरनाक इसको बताया जा रहा है। इसको लेकर प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की सांसद है राज्यसभा की, उन्होंने भी ट्वीट किया है। वो सीधे तौर पर यहाँ पर लिख रही हैं कि मैं भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बेवजह की कंट्रोवर्सी कहने से पहले वो नोटिफिकेशन पढ़ लें, पेज 2.7 भी पढ़ें। इसमें साफ साफ ये लिखा है कि ऐप की फंक्शनैलिटी ना तो डिसेबल है और ना ही रिक्वेस्टेड है, यानी कि आप इसको डिसेबल नहीं कर पाएंगे और ना ही आप ये रिक्वेस्ट कर पाएंगे कि आप इसको डिलीट कर दीजिए। यानी कि ये सरकार सीधे तौर पर आपके फोन में घुसकर आपकी पूरी तरीके से जासूसी करना चाहती है। आप कहां जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसको मैसेज भेज रहे हैं, किसको आप व्हाट्सएप भेज रहे हैं, कौन है जिससे आप बात करते हैं, क्या आपकी एक्टिविटीज हैं, ये सब। और किस नाम पर हो रहा है, कस्टमर प्रोटेक्शन के नाम पर ये सब कुछ किया जा रहा है। जब इसको लेकर बवाल खड़ा हुआ और सरकार की चोरी एक तरह से पकड़ी गई, तो अब टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया इसको बवाल खड़ा करना कह रहे हैं विपक्ष का, कंट्रोवर्सी खड़ा करना कह रहे हैं विपक्ष का, क्योंकि गिर गए हैं। देखिए, आपको याद ही होगा जब जब ये सरकार गिरती है और उसके पास इसको लेकर जवाब नहीं होता है तो ये कैसी यू टर्न ले लेती है। इसीलिए जिन लोगों को ये लगता है कि सरकार, अब देखिए विपक्ष कुछ भी कहता रहे, सरकार ने जो फैसला ले लिया उस पर वो पीछे नहीं हटती है, तो ये इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। इससे पहले किसान जो बिल थे वो भी आपने देखे होंगे और अभी नोटिफिकेशन, हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करना चाहिए। लेकिन अगर खुद टेलीकॉम मिनिस्टर मीडिया के सामने आकर इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कहते हुए नजर आए तो जाहिर सी बात है इस पर यकीन करना चाहिए। इसके अलावा एसआईआर को लेकर भी जमकर हंगामा पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर हुआ। सरकार इस पर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर घिरती हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग पूरी तरीके से घिरा हुआ है। देखिए, आप सोच रहे होंगे सरकार यहाँ क्यों कहा जा रहा है कि ये तो चुनाव आयोग ने किया है, लेकिन ना तो आप इतने भोले हैं, ना ही मैं इस तरह से कोई लाग लपेट करके आपको बात यहाँ पर रखूंगी। आपको ये पता ही है किसकी मर्जी से और किस तरह से एसआईआर लाया गया है, उसका फायदा कौन उठा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने आज कटाक्ष किया है बीजेपी की उस गैर जरूरी सियासत को लेकर। चाहे वो आपने देखा था कि कैसे वीपीएन के बारे में नहीं पता था संबित पात्रा को और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर डाली, और कल किस तरह से कांग्रेस की जो एक लीडर है वो कुत्ता लेकर आ गई थी और उसको लेकर भी संबित पात्रा से लेकर सब लोगों ने इसको एक तरह का बवाल खड़ा कर दिया। सोचिए सरकार के लिए क्या चीजें जरूरी हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री ड्रामा करने की बात करते हैं कि ड्रामा ना करे विपक्ष, तो दूसरी तरफ आप ये देखिए कि एक कुत्ता अगर रेणुका चौधरी लेकर आ गई तो उसको कितना ज्यादा तूल उसको दिया गया। इससे आप ये समझिए कि सरकार कितनी डरी हुई है, घबराई हुई है कि आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, हेडलाइंस मैनेजमेंट करने के लिए क्या कुछ कर रही है। सुन लीजिए आप राहुल गांधी को। Dog is the main topic today, I believe. कल का क्या कर दिया बेचारे कुत्ते ने? यहाँ आया था क्या? हाँ सर, यही है। अलाउड नहीं है क्या? क्यों नहीं? ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, बट पेट अलाउड नहीं है। पेट अलाउड नहीं है, बट पेट अंदर अलाउड है। Same statement. If it's inside the car, it's allowed. Dogs are not allowed in. Is that what you think? Street dogs are wandering here and there. No, but they are not pets. No? Maybe pets are not allowed.
लेकिन उसके बाद जो बोला वो While she was on the way to the parliament. he looked like That's what she said. well, I mean, I guess these are the things that India is discussing these days. तो आपने राहुल गांधी को सुन लिया। उन्होंने कहा कि डॉग जो है वो आज का टॉपिक है और दीज आर द थिंग्स इंडिया इज टॉकिंग अबाउट दीज डेज। इंडिया मीन्स उनका मतलब था सरकार इस बारे में बात कर रही है। एक और खबर फिर मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगी। शेक्सपियर ने कहा था व्हाट्स इन द नेम। शेक्सपियर को हिंदुस्तान आकर देखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ तो नाम में ही सब कुछ है। नाम बदलकर ये सोचा जाता है कि सब कुछ बदल जाएगा, कायाकल्प हो जाएगी। इसी तरह की जो भ्रांतियां हैं वो फैलाई जाती हैं, लोगों तक यही बताया जाता है जो कुछ बना बनाया है। ये सरकार नया तो कुछ नहीं बना रही है, सिर्फ नाम बदलने की सियासत ये करती हुई नजर आ रही है। अब केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का यानी पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ का नाम इसको दे दिया गया है। वहीं देश भर के राज्य भवन का नाम जो है वो अब लोक भवन होगा। वहीं केंद्रीय सचिवालय का नाम अब कर्तव्य पथ होगा। और ये कहा है कि सत्ता से सेवा की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। ये बदलाव प्रशासनिक नहीं सांस्कृतिक है। सार्वजनिक संस्थानों में बड़ा बदलाव हो रहा है, ये कहा जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से। तो आप सोचिए 12 साल के बाद उनको यह ख्याल आ रहा है कि सेवा की तरफ वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। काश नाम बदलने से ही सब कुछ बदल जाता तो फिर बात ही क्या थी। आप सोच लीजिए सरकार के लिए क्या चीजें अहमियत रखती हैं। तो जिस तरह से सरकार ने आज यू टर्न लिया है उसकी हम बात करेंगे, एसआईआर की बात करेंगे। जिस तरह से लगातार कार्रवाई चल रही है, महाबवाल जो हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, उस सब की हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का आगाज किया जाए। फिलहाल मेरे साथ अरुण दीक्षित जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, जाना माना चेहरा है। अरुण जी बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। कुछ ही देर में मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ेंगे। अरुण जी, सवाल मेरा यह है कि ये जब जब ये सरकार डरती है तो ये सरकार झुकती है, ये साफ तौर पर लग रहा है। क्योंकि बैकलैश जो है वो ना सिर्फ विपक्ष, ना सिर्फ आम जनता से मिल रहा था, बल्कि जो बीजेपी सपोर्टर हैं, जो राइट विंग्स हैं, विंगर्स हैं, उनकी तरफ से भी एक तरह का बैकलैश मिल रहा था कि आखिर सरकार ऐसे कैसे कर सकती है। क्योंकि उनको लग रहा होगा भाई हम सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार हमारे फोन के अंदर आकर बैठ जाए। आखिर किस तरफ जा रहा है देश, किस तरफ ये सरकार जा रही है? एक तरफ एसआईआर जहां पर आप नागरिकता जांचने का अधिकार एक तरह से चुनाव आयोग को दे रहे हैं जो उसके पास अधिकार है ही नहीं, और आप वो जो वोट करने का अधिकार है वो छीन रहे हैं, और आप ये तय करेंगे कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। और दूसरी तरफ पेगासस से ज्यादा खतरनाक इस तरह की ऐप जो हैं वो आपके फोन में डाली जा रही हैं। बुशरा जी, देखिए, अगर हम याद करें, अभी सुब्रमण्यम स्वामी साहब बार बार कहते हैं, तो जो हमारे आज के सदर हैं, मुखिया हैं, उनको ये ताक झांक, दूसरों के जिंदगी में घुसना, निजी जीवन में लोगों का पीछा कराना, ये सबकी आदत है। सुब्रमण्यम स्वामी ने बार बार कहा, पेगासस भी लाए थे, फिर कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, उसकी जांच रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है, क्या हुआ उसमें। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो हैं उनकी शुरू से ये आदत है कि वो कभी याद करिए कि उन्होंने कहा था रेन कोट पहन के मनमोहन सिंह जी जो है बाथरूम में नहाते हैं। तो ये इस तरह की चीजें करते करते ये शुरू से है, जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे किसी का पीछा कराना, किसी की निगरानी कराना। अब चूंकि देश के मुखिया हैं तो चल रही है, तो उन्होंने सीधे सीधे हर एक के टेलीफोन में, मोबाइल फोन में ये एक नया जासूसी का उपकरण डालने का फैसला कर लिया है। सीधे सीधे कोई नाम नहीं दे रहा है। मुझे बड़ी हंसी आई जब मैं सिंधिया जी का बयान देख रहा था। बहुत पढ़े लिखे हैं, उनके पिता ने उन्हें विदेश में पढ़ाया है। काश ये कहने से पहले कि आप चाहे तो हटा सकते हैं, वो नोटिफिकेशन पढ़ लेते। दरअसल क्या है कि संगति में आदमी खराब हो जाता है। अनपढ़ों के साथ रहने से पढ़ने की आदत खत्म हो गई, अन्यथा बात करने से पहले या तो झूठ बोल रहे थे या फिर ये स्थिति है कि भाई उन्होंने पढ़ाई नहीं है। असल बात यह है कि निजता का उल्लंघन, प्राइवेसी
में ताक झांक करना इस सरकार की आदत है, बेसिक आदत है। अगर आप देखें चारों तरफ जो जासूसी हो रही है, पहले अपने सांसदों की भी हुई, हमारे आपके फोन जो हैं अभी भी हमको नहीं मालूम है कि किसमें पेगासस है किसमें नहीं है, क्योंकि जो इजरायली इंस्ट्रूमेंट है रिकॉर्डिंग वाले और वो सब आए हुए हैं। आप याद करिए कैसे दोस्ती हुई थी, कैसे गए थे यहाँ समुद्र में पानी के उसमें घूम रहे थे उनके साथ साथ, और वो पानी की गाड़ी नेतन्याहू के साथ। तो ये सारी चीजें उन्होंने कराई। दरअसल पूरी जो तैयारी है बुशरा जी वो ये है कि इस देश के 140 करोड़ लोगों को गुलाम बनाने की तैयारी है। और चूंकि राजतंत्र घोषित नहीं है, अभी भी लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र की आड़ में मैं बार बार कहता हूं कि छाता तो जमहूरियत का दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर तानाशाही चल रही है। और जो भी बोल रहा है, घर के भीतर के लोग या विद इन द पार्टी जो कुछ कोई बात करे, अगर ये सब नहीं हो रहा होता तो आप बताइए सुब्रमण्यम स्वामी पिछले महीनों में क्या नहीं बोले हैं, पर उन पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है क्योंकि वो सच बोल रहे हैं। और ये जो कर रहे हैं, आप एक चीज का वो देखिए कि कोई छोटी छोटी चीज है, अभी SIR का मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसमें क्या हुआ है? इस सुप्रीम कोर्ट में कैसे चुनाव आयोग कौन होता है हमारी नागरिकता तय करने वाला? चुनाव आयोग कौन होता है कि ये तय करे कि हम वोट डाल पाएंगे कि नहीं डाल पाएंगे? कौन है चुनाव आयोग? वोटिंग राइट तो हमें बाई बर्थ मिला है। जब देश आजाद हुआ था तो लोगों को वोटिंग राइट दिया था सरकार ने, वो जो यहाँ रह रहा था वो उसने वोट डाला है। तो ये कैसे बदल सकते हैं? ये दरअसल क्या है कि तानाशाही का जो रास्ता है देश में, मिसेस गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, वो घोषित इमरजेंसी थी, थोड़े दौर के लिए थी। ये तो 12 साल से हम कर क्या रहे हैं? अचानक नोटबंदी हो जाएगी, आपको पता ही नहीं है, फैसला कर दिया तो कर दिया, लोग बर्बाद हो रहे हैं। जब आपको जरूरत पड़ी तो सरकार कहीं नहीं दिखी। जब कोरोना आया तो इंजेक्शन और दवाओं पर तो प्रधानमंत्री के फोटो थे, लेकिन जो लोग मरे उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था नहीं कर पा रही थी सरकार, नदियों में गाड़ दिए गए थे लोग, कहीं कुछ हुआ। तो ये जो सारी चीजें हमारे साथ हो रही हैं, ये सरकार लगातार धीरे 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 तानाशाही की तरफ, आपातकाल की तरफ बढ़ रही थी। आज बिहार के नतीजे के बाद अब कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये स्पष्ट है कि भारत एक आपातकाल के दौर से गुजर रहा है। और वो आपातकाल जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब दिखाई दे रहा, अनुभव हो रहा है, लेकिन नाम उसका लोकतंत्र है। अब जैसे अगर अब नाम बदलने की बात आ गई, अगर कल को डाकुओं का नाम जो है वो लोक सेवक रख दो, तो वो तो लोक सेवा करते हैं। पहले कहते थे कि डाकू माल लूटते थे और गरीबों में बांट देते थे, तो वो तो लोक सेवक हो गए। तो अब लोक कल्याण, कितना लोक कल्याण हुआ है कि भिखारियों की लाइन में लगा दिए लोक कल्याण मार्ग हो गया। तो ये जो चीजें हैं, नाम बदलने से क्या चरित्र बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? अगर किसी की आंखें नहीं है, उसका नाम जो है आप बहुत बढ़िया रख दो, नैन सुख रख दो, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? वो तो नेत्रहीन है। नाम बदलने से क्या है? मूल समस्या ये है कि जो मुद्दे हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, जिनका हमें मुकाबला रोज करना है, देश में गरीबी है, भुखमरी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, किसान परेशान है, जवान परेशान है, कर्मचारी परेशान है, युवा परेशान है, उस पर कोई बात नहीं होगी। बात किस पे होगी? नाम बदल दो, एक नाम ले आओ, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? मुद्दे क्या है भाई? रेणुका चौधरी अगर सड़क पर किसी एक कुत्ते को उठा के उन्होंने गाड़ी में रख के वापस भिजवा दिया, वहां से लेके चली गई, तो उसमें जो है पूरे दिन कुत्ते पर बात हो रही है। पूरा जो है मीडिया, क्योंकि मीडिया भी उसी श्रेणी का है, उसी में लगा हुआ है। तो सबसे बड़ी समस्या आज ये है कि देश में आपातकाल है, उसको कहा क्या जा रहा है? उसको स्वर्णकाल बताया जा रहा है। आपके फोन में आ जाएगा एक ऐप, आपके फोन में अभी नहीं है, इसकी भी जानकारी आपको नहीं है, क्योंकि हर आदमी तो एक्सपर्ट नहीं है। और कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट सरकार यूज कर रही है हमारी आपकी निगरानी के लिए, हम पर नजर रखने के लिए, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। तो पेगासस तो खुल गया था विदेशी रिपोर्ट की वजह से, आज भी पेगासस चालू है। कहीं कोई मना कर देने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। और उस सब की आड़ में जो हुआ है, देखिए, पहले ईवीएम पर बात हो रही थी,
जब शुरुआत में बात हुई थी तब बीजेपी भी ईवीएम के खिलाफ थी और जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिखी थी, अडवाणी जी ने उसकी भूमिका लिखी थी। अब कौन है? अब सब पहले एक साथ पूरी बीजेपी ईवीएम के साथ हो गई। अब ईवीएम से आगे हटे तो अब सबसे बड़ा सवाल है मिश्रा जी, एक चुनाव आयोग भारत सरकार के अधीन है, भले ही वो है, उसको अलग से संवैधानिक बॉडी है, उसको पावर्स दिए गई हैं, लेकिन उसकी जो वो है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव काम तो मिनिस्ट्री के थ्रू होता है। उस आपने कंट्रोल करने के लिए क्या किया कि उसमें जो 3 चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को मिलाकर, उनकी हालत ये कर दी कि उनको अभयदान दे दिया, उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, उनके खिलाफ कोई। और आपने भी देखा होगा अरुण जी कि कैसे जैसे प्रधानमंत्री आकर अपने मन की बात करते हैं और फिर अपनी पीठ थपथपाते हैं। कल इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है ज्ञानेश कुमार गुप्ता, वो भी इसी तरीके से 3 मिनट का लगभग वीडियो उन्होंने जारी किया, अपनी पीठ थपथपाई। और आप सोचिए कि ऐसा लग रहा है कि बेशर्मी और ढिठाई का एक दौर चल पड़ा है, जहां कुछ भी होता रहे लेकिन हम वही करेंगे जो हमें करना है। और जहां बीएलओस की जान जा रही है, जहां एसआईआर जो है उसको लेकर क्या हो रहा है, आपने देखा होगा इंडियन एक्सप्रेस की लीडिंग खबर है, जहां पर जो दूसरे चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने ये कहा कि जब बिहार में एसआईआर हो रहा था कि जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, जो गरीब हैं, उनके ऊपर इसका असर ना पड़े, यानी कि उनको परेशानी ना हो, ये ख्याल रखा जाए। और उस जो उनका एतराज था उसको हटा ही दिया गया और उसके बाद फिर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो है उन्होंने उस पर साइन किया, यानी कि एसआईआर को फिर आगे बढ़ाया गया। तो ये सब कुछ जो ऐसा लग रहा है कि जो भी शरण में आएगा मोदी जी के, वो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा या उन्हीं लोगों को लिया जाता है? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि उनको आपने पूरा, जिसको कहते हैं, अभयदान दे दिया कि आप जब तक जिंदा रहोगे, आप पर कोई, आप पद पे रहो नहीं रहो, आपको करना वही है जो मैं कह रहा हूं। आप याद करिए जो गुजरात के इनकाउंटर्स हैं, फर्जी इनकाउंटर्स, जो जिनकी बात आज भी होती है, वो सब क्या थे? ये आदत है, और ये आज की आदत नहीं है। 2001 से इसी तरह की एक साइकिल चली, पहले गुजरात में, उसके बाद देश में आने के बाद पॉलिटिकली सारे दल कमजोर किए गए। कांग्रेस पर जिस तरह के पर्सनल हमले हुए, लोगों को खरीदा गया, लोगों को साथ लिया गया, लोगों को दबाया गया, ये सब इसी देश में हो रहा है। कितना मजाक है कि लोक कल्याण मार्ग आपने 7 RCR को कर दिया, लेकिन लोक कल्याण किसका हो रहा है? कल्याण तो अडानी जी का हो रहा है कि हर राज्य में जहां वो चाह रहे हैं। और मैं एक बात और कहता हूं कि पहले, अब ऐसा महसूस होता है कि भारत की सरकार इंग्लिश पैटर्न पे काम कर रही है। पहले जो होता था कि अंग्रेज जो प्रतिनिधि थे वो माल लूटते थे और सीधे महारानी के खजाने में जाके जमा करा देते थे, सीधे ब्रिटेन पहुंचता था। आज क्या हो रहा है? पूरे देश में जहां कहीं भी लूट हो रही है, वो लूटने वाले कौन है? गुजराती। चाहे वो बड़े दोनों सेठ हो, चाहे कंपनियां हो, चाहे देश के खेल हो, चाहे देश के उद्योग हो, चाहे देश की बड़ी योजनाएं कहां जा रही हैं? गुजरात। जैसे पूरा भारत है ही नहीं, हर चीज गुजरात में, पैसा गुजरात में, उद्योग गुजरात में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक नए तरह का मॉडल नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह ने ला के रखा है कि जो कुछ करेंगे गुजरात के लिए, वो गुजरात को अलग कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि थोड़े दिन बाद वो अपने गुजरात को एक अलग देश घोषित कर दें, क्योंकि सब कुछ तो उधर ले गए। ये नए तरह की कोशिश हो रही है, कुछ भी हो सकता है। आप देखिए पूरे देश में जो बड़े काम वो सब गुजराती कंपनियों के हाथ में है। अंबानी अडानी के सारे प्रोजेक्ट पूरे देश में, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हर जगह अडानी के लिए तो मोदी जी, जिस दिन दिल्ली में विस्फोट हुए थे, मोदी जी जो हैं वो भूटान में थे, क्योंकि वहां अडानी को प्रोजेक्ट मिलना था। तो ये जो चीजें कर रहे हैं, इन सबकी ओर से हमारा आपका ध्यान ना जाए, हम लोग उन चीजों को ना देखें। और क्या देखें? एक तस्वीर कि अरे वाह देखो, अब मोदी जी ने ये कर दिया, अब मोदी जी राम की ध्वजा फहरा दिए, अब मोदी जी जो है देश में एकदम राम राज्य आ जाएगा। और बात करने की मैं चुनौती देता हूं कि नरेंद्र मोदी जी आइए, एक पत्रकार के तौर पर मैं 5 सवाल पूछूंगा आपसे, ज्यादा नहीं, आमने सामने बस हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए। आज तक नहीं कर पाए। वो तो तब होगा जब
बिल्कुल, वो तो तब होगा अरुण जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 12 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी ने नहीं की है, और जो मंत्री वगैरह करते भी हैं तो कितने सवाल लेते हैं, क्या करते हैं, ये भी देश के सामने है। मैं आपके पास लौट रही हूँ अरुण जी, और इम्पोर्टेंट ये सवाल है मेरे पास जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। सिद्धार्थ जी को मैं शामिल करूंगी। सिद्धार्थ जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। और सवाल मेरा ये कि अब तक ये जिक्र हो रहा था कि संचार सारथी ऐप के जरिए मोबाइल में घुसकर आपकी और हमारी जासूसी सरकार करना चाहती है। वो जानना चाहती है सिद्धार्थ जी, नजर और नजरिया में आने के अलावा और क्या क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ तो दिख जाता है ना, उसके अलावा आपकी तमाम जासूसी वो करना चाहते हैं। लेकिन अभी एक तरह का यू टर्न ले लिया है सरकार ने, और ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि अरे नहीं, ये तो आपकी स्वेच्छा से है, आप चाहे तो डिलीट करें, चाहे तो रखें, आप चाहें तो इसको एक्सेप्ट करें, चाहे तो आप नहीं करें। अभी एप्पल ने ये कह दिया है कि हम इस जो संचार सारथी जो ये ऐप है, इसको हम जगह नहीं देंगे, क्योंकि उसके लिए आपकी, हमारी या उनके जो कस्टमर्स हैं उनकी सिक्योरिटी, उनकी प्राइवेसी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे देख रहे हैं इस कदम को, ये लाना और अब इसको यू टर्न लेना? क्या वाकई में इसको यू टर्न माना जाए? क्या ये सरकार झुकी है? और जिन लोगों को ये लगता है कि सरकार ये तो झुकती नहीं है, ये तो एक ऐसे अजय घोड़े पर सवार हो गई है, झुकती है, ये भी बताया, ये भी साफ तौर पर दिख रहा है। देखिए, मेरे ख्याल से मोदी सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। किसान कानून में हमने देखा, जब किसान खड़े हो गए, सड़क पे आ गए और दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया, तो झुकना तो इनको पड़ा, इन्होंने बनाया हुआ कानून वापस लिया। लेकिन ये जो अभी आप क्या कहते हैं, जो भी इसका नाम है, संचार सारथी ऐप, इसके बारे में थोड़ा सा अभी तक विवाद है, क्योंकि कागज में तो जो नोटिफिकेशन आया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की ओर से, जिसे कि दूरसंचार विभाग कहते हैं, उसके अनुसार तो ये ऐप जो है ये इनबिल्ट होगा और ये डिलीट नहीं हो सकता। मतलब जिस समय आप फोन खरीदेंगे, वो कंपनी ही उस ऐप को बना के आपके फोन में डाली रहेगी, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। अब ये जब आपका कानून लिखित रूप में कहता है, तो उसके बाद जबानी जमा खर्च कोई कुछ भी कहे कि इसको तो ऑप्शनल है, ये है, वो है, आप मान नहीं सकते। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी तक अगर लिखित कानून के अनुसार, और कोई भी कानून होता है वो जबानी जमा खर्च नहीं होता, कानून कोई भी होता है तो वो लिखित रूप में होता है। तो लिखित रूप में जो अभी तक जो नोटिफिकेशन है, जो सूचना है, जिस तरह का इन्होंने नोटिस निकाला है, उसके अनुसार तो अगले 90 दिन के अंदर भारत में जितनी भी मोबाइल कंपनियां हैं, जो भी मोबाइल का उत्पादन करती हैं, उनको ये ऐप अपने फोन में डालना पड़ेगा, और अगले 120 दिन के अंदर, मतलब उसके अगले 30 दिन के अंदर सरकार को बताना पड़ेगा कि हमने डाल दिया, प्रमाणित करना पड़ेगा। तो अब ये सवाल ये उठता है कि ये सारा सा का सारा खेल क्या है। सरकार अपनी ओर से कहती है कि ये बारे में भी जी आप ये भी कहिएगा, क्योंकि मैं खबर देख रही हूँ, ये सीधे तौर पर द हिंदू की है, जनसत्ता की खबर है कि इस पर संग्राम हुआ है और बगावत की तैयारी में एप्पल है। एप्पल ने पूरी तरीके से सरकारी जो ये आदेश है इसका विरोध वो करेगा, ये साफ तौर पर उसने बता दिया है, और वो इस ऐप को नहीं डाउनलोड करेगा। यानी कि वो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट एक सेटिंग की तरह आपके फोन में होगा, एप्पल ने मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, तो एप्पल तो मना करेगा ही ना, क्योंकि कोई भी सुलभ शौचालय खोले और उसमें दरवाजा नहीं रहे तो कौन उस सुलभ शौचालय में जाएगा? क्योंकि एप्पल को तो, एप्पल का अपना व्यापार है, एप्पल कहेगा कि हम ये इस तरह का तो हम फोन रख ही नहीं सकते हैं। और इसके बारे में एप्पल ने इससे पहले भी अमेरिका में एक केस हुआ था, बहुत पॉपुलर केस था, बहुत ही नामी केस था, जिसमें कि FBI ने किसी के एप्पल फोन के जरिए उसको अरेस्ट किया था। बहुत बड़ी हस्ती थी, लेकिन जब कोर्ट में गया मामला तो एप्पल ने, और लेकिन उसका फोन वो खोल नहीं सकी, एप्पल का फोन वो खोल नहीं सकी, क्योंकि वो एनक्रिप्टेड होता है। तो FBI ने इसको कोर्ट में लेके गए। एप्पल वहां पर बिल्कुल कोर्ट में स्पष्ट बोल दिया कि हम इस फोन को हम खोल के नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारे नियमों के विरुद्ध है। हम अपने ग्राहकों से पैसा लेते हैं, जिस चीज का पैसा लेते हैं वो तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर सुलभ शौचालय किसी को शौचालय में दरवाजे के साथ वाला शौचालय का पैसा लेता है, तो बिना दरवाजे के शौचालय नहीं दे सकता है। तो एप्पल ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। तो खैर, इस बात पे आते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर एक तरफ तो सरकार का एक नजरिया है, तो नजरिया आपका कार्यक्रम भी है, तो 1 मिनट के लिए हम सरकार क्या कह रही है इस कानून को लाने के पीछे, उसका उद्देश्य क्या है, ये हम देख लेते हैं। सरकार इसके पीछे अच्छी बातें कह रही है कि आपका फोन खो जाएगा तो हमको जल्दी मिल जाएगा, ये एक तरह से सुरक्षा का, आप ही की सुरक्षा की बात है। तो इसका मतलब है कि सरकार कह रही है कि उस तरह बहुत अच्छी चीज होती है, हम भी मानते हैं उस तरह बहुत अच्छी चीज होती है, हजामत करने में काम आती है। दूसरी तरफ एक जानवर होता है बंदर,
तो बंदर भी बहुत अच्छा होता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। भगवान ने बंदर बनाया है तो वो भी अच्छा ही जानवर है। दिक्कत ये होती है कि बंदर के हाथ में उस्तरा आ जाए तब तो वो बहुत ज्यादा घातक हो जाता है। बंदर अपने आप में भी ठीक है, उस्तरा भी अपने आप में ठीक है, बंदर के हाथ में उस्तरा आ जाए तब तो फिर बहुत ज्यादा घातक हो जाता है। तो ये जो संचार सारथी ऐप है, ये संचार सारथी साथी कम है और नागरिक को अनाथी ज्यादा है ऐसा लग रहा है। क्योंकि मान लीजिए आपके आरडब्ल्यूए का सेक्रेटरी कल से बोल दे कि आपके फ्लैट के नीचे जो दरबान रहता है, वो मेरे जो दरबान मेरे फ्लैट के नीचे रहता है, वो अब से फ्लैट के नीचे नहीं रहेगा, वो मेरे बेडरूम में ड्यूटी देगा। ऐसा अगर नियम बना दे आरडब्ल्यूए का सेक्रेटरी, तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि पता चला कि 1 साल बाद मोहल्ले में जितने भी किंडर गार्डन है ना, वो सब बंद हो जाएंगे क्योंकि एडमिशन ही किसी बच्चे का नहीं होगा। तो आप, ये तो एक तरह का ऐप ऐसा है कि भारत के प्रधान जी जो नॉन बायोलॉजिकल हैं, वो आपके बेडरूम में बैठेंगे, यत्र तत्र सर्वत्र क्या कहते हैं, व्याप्त हो जाएंगे। तो ये कहते हैं कि किसी चीज का इनका ये तर्क है कि हमारे पास ऐसा करने का अधिकार है। तो हर चीज जो अधिकार होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी चीज की जरूरत होती है। मुझे चाय में 10 चम्मच चीनी डालने का पूरा अधिकार है, मैं चाय में 10 चम्मच चीनी डालने का मुझे हक है। सवाल ये उठता है कि उसकी जरूरत है क्या? चाय में 10 चम्मच, 1 कप चाय में 10 चम्मच चीनी की जरूरत क्या है? तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के ईडी के अरेस्ट मामले में इस चीज को स्पष्ट कर दिया कि किसी कानून में किसी के पास कोई हक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हक को लागू करने की जरूरत है। कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है तो आप उस चीज का उपयोग नहीं करते हैं। इस मामले में खास करके ये जो ऐप का मामला है, ये निजता का मामला है, राइट टू प्राइवेसी का मामला है। 1963 में, आप 1963 बहुत पहले की बात है, 1963 में खड़क सिंह मामले में कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि बिना वारंट के आप किसी की कोई भी संपत्ति को सर्च नहीं कर सकते हैं। आप पुलिस को अगर चोर के घर में भी अगर तलाशी लेनी है तो उसको न्यायालय से एक वारंट लाना पड़ता है। ये तो ऐप ऐसा हो गया कि बिना वारंट के आपके ऊपर एक वारंट निकल गया, क्योंकि आप जो कर रहे हैं, आपके फोन की तलाशी ली जा रही है, तो ये तो गड़बड़ हो गया है। दूसरा, 2017 में 9 संविधान पीठ बैठा था, पुट्टास्वामी जजमेंट है। उसके बाद 2024 में कुणाल कामरा का जजमेंट है। ये सब में न्यायपालिका ने ये स्पष्ट कर दिया है कि संविधान की दी हुई स्वतंत्रता को, निजता को कोई कानून निगल नहीं सकता, क्योंकि तराजू पर आप अगर तोलेंगे तो संविधान भारी पड़ता है, कानून हल्का पड़ता है। संविधान किसी व्यक्ति को किसी चीज का मूलभूत अधिकार देता है, वो अधिकार को तोड़ने के लिए, वो अधिकार को कम करने के लिए आप कोई कानून बनाते हैं। बहुत साधारण सा नियम है, बहुत साधारण सा सिद्धांत है। डीबी लाइव के सभी दर्शक जान लीजिए, संविधान नागरिकों के अधिकतम शक्ति का दस्तावेज होता है और जो कानून होता है वो सरकार के अधिकतम शक्ति का दस्तावेज होता है। तो नागरिक का जो संविधान है वो हमेशा नागरिकों की ओर झुका रहेगा और जो कानून है वो हमेशा सरकार की ओर झुका रहेगा। तो सरकार हमेशा कोशिश करती है कि अन्यायपूर्ण कानून लाएं ताकि संविधान के ऊपर कानून बैठ जाए, और तब जिस समय विवाद होता है तब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट ये हमेशा जजमेंट यही देता है कि संविधान के सामने कानून नहीं टिकता है। संविधान अगर किसी चीज की मंजूरी देता है तो कानून उससे क्योंकि नीचे होता है, इसीलिए वो कानून संविधान के ऊपर नहीं होता। संचार सारथी जैसा ऐप किसी भी लोकतंत्र में दुनिया में आज नहीं है। ये अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। आपको पता है संचार सारथी जैसा ऐप इस दुनिया में कहां है? चीन में है, रशिया में है, सऊदी अरब में है, नॉर्थ कोरिया में है। तो मुझे बताइए, ये 4 में से एक देश भी तो लोकतंत्र नहीं है। बाकी दुनिया में जितने भी लोकतंत्र हैं, चाहे अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, फ्रांस हो, वहां पर जब जब किसी सरकार ने इस तरह का कानून लाने के बारे में सपना भी देखा तो वहां की कोर्ट ने इस चीज को निरस्त कर दिया कि आप इस चीज को नहीं कर सकते। तो दुनिया के आज तक के लोकतंत्र में, किसी भी लोकतंत्र में इस तरह का ऐप नहीं है। जिस जगह ये ऐप है वो लोकतंत्र नहीं है। रशिया में ये ऐप है, नॉर्थ कोरिया में ये ऐप है, चीन में ये ऐप है, सऊदी अरब में ये ऐप है, ईरान में ये ऐप है। इनमें से कोई भी मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो नहीं है। तो सबसे पहली बात यह होती है कि ये ऐसा कानून है जिसको कि दुनिया के किसी लोकतंत्र ने मंजूर नहीं किया। वैसा ये कानून क्यों ला रहे हैं? तो असल में देखिएगा, इतना हम बता रहे हैं, इसमें थोड़ा सा बता देते हैं ये ऐप है क्या। कोई भी आदमी अपने फोन में जाइए, फोन में एक सेटिंग होता है, सेटिंग दबाइए, सेटिंग में एक ऐप्स का लिस्ट आता है, ऐप दबाइए तो आपके जितने भी आपके फोन में ऐप हैं वो सारे ऐप खुल जाते हैं। व्हाट्सएप से लेके
गूगल से लेके, फेसबुक से लेके, ट्विटर तक जितने भी आपके फोन में ऐप है वो ऐप खुल जाते हैं। आप कोई भी ऐप खोलिए, उसमें दसों उसमें परमिशन रहते हैं। वो पूछता है आपको कि इस ऐप को आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट का परमिशन चाहिए कि नहीं, इस ऐप को आपके माइक्रोफोन का परमिशन चाहिए कि नहीं। अब मुझे बताइए, इन्होंने ये जो क्या कहते हैं संचार साथी ऐप बनाया है, ये आपके फोन के टॉर्च तक का परमिशन ले रहा है। मुझे समझ में नहीं आता सरकार मेरे फोन का टॉर्च का क्यों बंद करना चाहती है और क्यों खोलना चाहती है भाई, मेरे समझ में नहीं है। मेरे फोन के टॉर्च को डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन दिल्ली में बैठा हुआ है, सरकार को क्या लेना देना कि मैं फोन का टॉर्च कब जला रहा हूं और कब बंद कर रहा हूं। इसका मतलब ही ये है, जैसे उदाहरण के लिए व्हाट्सएप हम लोग चलाते हैं, व्हाट्सएप पे कभी कभी मान लीजिए हमको लाइव लोकेशन चलाना पड़ता है। मेरी बीवी ऐसा करती है, कभी कभी बोल देती है कि आप कहीं जा रहे हैं ना, लाइव लोकेशन चला के जाइएगा करके। अब वो क्यों बोलती है मुझे भी नहीं पता, लेकिन वैसा बोल देती है, मानना पड़ता है। तो अब जैसे ही हम लाइव लोकेशन चलाने की बात करते हैं व्हाट्सएप में, तो वो व्हाट्सएप पूछता है कि इसमें जीपीएस अब ऑन करना पड़ेगा। आप जीपीएस ऑन करेंगे उसके बाद ही वो व्हाट्सएप का लाइव लोकेशन जाएगा। इसका मतलब है हमारे किसी ऐप को खोलने से पहले जो भी कंपनी वो ऐप बनाती है वो परमिशन लेती है आपसे। और यहां पर इन्होंने एक संचार साथी नाम का ऐप बनाया है जो कि आपके फोन में इनबिल्ट होगा, आप उसको डिसेबल भी नहीं कर सकते। आपके फोन का हर डाटा सरकार के पास होगा। अब मुझे बताइए, मतलब ये कि एक तरह से आप मेरे घर में एक तरह से कहिए कि 144 धारा मेरे ऊपर आपने लगा दी है। आप कह रहे हैं कि मैं बाथरूम भी जाऊंगा तो मेरी कोई निगरानी करेगा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जरूरत क्या है इसमें। मुझे नहीं लगता है, जो गंभीरता से मैंने थोड़ा एक दो बातें थोड़ी सी हास्य व्यंग में की, लेकिन अब मैं गंभीर बात कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार नागरिकों के ऊपर जासूसी, व्यक्तिगत जासूसी करने के लिए कर रही है। मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार काफी नर्वस हो गई है जब से उसने श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में, ये तीनों देश अपने भारत के बहुत बगल में हैं, वहां पर रातों रात लोगों को सड़क पे आते हुए देखा। नेपाल में तो यहां तक उन्होंने देखा कि सोशल मीडिया के चलते, सोशल मीडिया के उपयोग करके लोग सड़क पर आए। सिर्फ उपयोग करके सड़क पे नहीं आए, उनको जब नया प्रधानमंत्री चुनना था तो सोशल मीडिया के ही एक ऐप पर उन्होंने वोटिंग भी करवा ली और नया कर लिया। और उसके बाद याद कीजिएगा, मुझे जहां तक याद है, ये चीज ज्यादा समय नहीं हुआ, 1-1.5 महीना ही हुआ है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भारत की सारी पुलिस को कहा कि 1970 के बाद से भारत में जितने भी आंदोलन हुए थे वो आंदोलन क्यों हुए थे उस पर आप रिसर्च कीजिए। मुझे लगता है मोदी सरकार को अब काफी नर्वसनेस है, क्योंकि उसको पता है कि 240 सीट जिस समय आई थी 1.5 साल पहले का, थोड़ा सा आप कल्पना कीजिए, इन्होंने 400 पार का नारा दिया था, इन्होंने बहुत भव्य मंदिर वगैरह बनाया था, तो इनको पूरी इनको भरोसा था कि इस देश में वो लोकप्रिय हैं। लेकिन चुनाव के नतीजों ने बताया कि भाजपा इस देश में अब लोकप्रिय नहीं रही। अयोध्या से लेके चित्रकूट से लेके रामेश्वरम तक जहां जहां राम जी गए वहां भी हारी और भी बहुत जगह हार गई। तो भाजपा को ये पता लग गया कि अब ये भाजपा भारत में लोकप्रिय नहीं रही। अब क्योंकि वो लोकप्रिय नहीं रही, अब लोकप्रियता उसके हाथ में है नहीं, तो सत्ता पर बने रहना है। तो सत्ता पर बने रहने के लिए ये अलग अलग तरह के अब कवायदे करना इन्होंने शुरू की है। कभी चंडीगढ़ के चुनाव में अपने एक आदमी को बिठा देते हैं, कहते हैं कि चुनाव चोरी कर लो, जब पकड़ में आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाके हाथ जोड़ के माफी मांग लेता है कि हाँ मैं चोरी कर रहा था। कभी कभी इन्होंने एक सूरत का मॉडल बनाया है, सूरत का मॉडल भी बहुत मजेदार है। पिछले साल लोकसभा का चुनाव हुआ, भारत के हर नागरिक ने वोट डाला। सूरत के 20 लाख लोगों ने पोलिंग बूथ में गए नहीं, उनकी उंगली में रंग लगा नहीं, लेकिन उनका एक एमपी चुन लिया। कैसे चुन लिया भाई? भाजपा ने अपने उम्मीदवार के अलावा बाकी सब उम्मीदवारों का नाम हटवा दिया, सब लोगों से विड्रॉ करवा लिया, बिना चुनाव के। क्या कहते हैं, सूरत के लोगों को एक एमपी मिल गया। तो मुझे आश्चर्य होता है, भारत में सूरत के लोगों ने वोट ही नहीं किया है और वो लोकतंत्र के भागीदार कैसे हो गए? मान लीजिए कल को 542 सीट पर भी सब सीट पर बीजेपी अपना एक कैंडिडेट रखे और बाकी सब लोगों को हड़का दे कि तुम लोग खड़े हो गए तो तुम्हारी खैर नहीं। तो इसका मतलब बिना चुनाव के भारत में चुनाव आयोग की जरूरत ही नहीं है, बिना चुनाव के निर्विरोध सब लोग चुन लिए जाएंगे। जब ये भी नहीं हुआ तब इन्होंने जाके एसआईआर नाम की चीज की। एसआईआर में भी जो इन्होंने किया वो हमें पता है। बिहार में जो एसआईआर हुआ उसका बहुत साधारण सा डाटा है। बिहार के 55% बिहार के 55% पुरुष युवा पलायन कर चुके हैं, क्योंकि बिहार में आर्थिक स्थिति खराब है। बिहार के 1 करोड़ लोग पुरुष
1 करोड़ लोग नहीं, मतलब पुरुष की मैं बात कर रहा हूं, बिहार के 1 करोड़ पुरुष बिहार से बाहर रहते हैं, बाहर काम करते हैं। इसका प्रमाण यह है कि जिस समय लोकसभा विधानसभा चुनाव होने वाला था तो भाजपा सरकार ने खुद शेखी बगा रही थी कि हमने 12,000 ट्रेनें खोली हैं। इसका मतलब बिहार में आप किसी भी बिहार के गांव में जाइए, पूरी तरह से युवक विहीन, पुरुष विहीन गांव दिखते हैं। वहां पर केवल महिलाएं दिखती हैं, बच्चे दिखते हैं और बूढ़े दिखते हैं। ऐसे में जिस समय ये स्थिति थी, उस समय बिहार में मेल फीमेल रेशियो जिसे कहा जाता है, पुरुष महिला के बीच में जो अनुपात होता है, वो एसआईआर होने से पहले करीब 918 था। मतलब 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं थी। तो एसआईआर अगर हो गया और बिहार में महिलाएं ज्यादा हैं, पुरुष कम हैं, तो इसका मतलब तो एसआईआर के बाद बिहार में और महिलाएं बढ़नी चाहिए थी। 918 से 950 हो जाती, 980 हो जाती, हो कितना गई? 892 हो गई। मतलब एसआईआर में जहां पर बिहार में महिलाएं ज्यादा रहती हैं, एसआईआर के बाद देखा गया कि महिलाओं की संख्या घट गई, मेल फीमेल रेशियो घट गया। तो इसका मतलब ही ये है कि भाजपा को पता है कि उसके पास वो लोकप्रिय इस देश में नहीं रही है। हाँ, कुछ पट्टियों में लोकप्रिय है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरे देश में लोकप्रिय नहीं है, उस कुछ पट्टियों में वो भले लोकप्रिय है, लेकिन अधिकांश भारत में आप पंजाब में जाइए, आप क्या कहते हैं बंगाल में जाइए, आप दक्षिण भारत के सभी राज्यों में जाइए, जहां जहां जिन जिन राज्यों की अपनी लिपि होती है, जिन जिन राज्यों की अपनी लिपि है, भारत में ऐसे 13 राज्य हैं जिनकी अपनी लिपि है। उन 13 राज्यों में केवल 3 राज्य में भाजपा की सरकार है, बाकी 10 राज्यों में भाजपा की न तो सरकार है, और भाजपा की सरकार तो छोड़िए, भाजपा वहां चुनाव लड़ती है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। जैसे अभी हाल फिलहाल में जो बिहार में चुनाव हुआ था, उस दिन इन्होंने बहुत गमछा लहराया था। उसी दिन क्या कहते हैं, पंजाब के एक सीट पर, कोई एक सीट था, मुझे नाम याद नहीं है, वहां का विधानसभा उपचुनाव हुआ था। भाजपा 6ठे नंबर पर आई थी, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। इनकी जमानत जब्त हो जाती है केरल में, इनकी जमानत जब्त हो जाती है तमिलनाडु में, इनकी जमानत जब्त हो जाती है बंगाल में। तो मेरे ख्याल से भाजपा को अब पता है कि वो लोकप्रिय नहीं रही। अब लोकप्रिय नहीं रही, इसका मतलब उसको पता है कि किसी भी दिन शायद लोग खड़े हो जाएंगे, लोगों का गुस्सा है। जिस तरह से एसआईआर में लोग मर रहे हैं, एसआईआर तो एक ऐसी चीज हो गई है कि इन्होंने एक ऐसी गाड़ी बनाई है जिसमें बैठने वाला भी परेशान होता है और ड्राइवर शहीद होता है, तो अलग। मुझे बताइए ये गाड़ी कैसे चलेगी? एसआईआर जिस समय इन्होंने बिहार में लाया, उस समय तो बाढ़ थी, उस समय तो लोग अपने मवेशी को बचा रहे थे, उस समय तो अपनी जान की बाजी खेल रहे थे, अपने घर को बचा रहे थे। जिस समय आदमी खुद में परेशान था, उस समय इन्होंने कहा कि तुम 11-11 कागज लेके चुनाव आयोग के सामने जाओ। इसका मतलब एसआईआर नाम की गाड़ी में जो बैठने वाला नागरिक है, जो बैठने वाला ग्राहक है, वो भी परेशान है। जिस तरह से बीएलओ मर रहे हैं, इसका मतलब जो ड्राइवर है वो भी मरता है। तो मुझे बताइए कौन सी गाड़ी इन्होंने बनाई है जिसमें कि बैठने वाला भी परेशान होता है और ड्राइवर भी मर जाता है? तो क्या ऐसी गाड़ी के बारे में, ये गाड़ी ठीक नहीं है, इसकी चर्चा लोकसभा में नहीं होगी क्या? स्वाभाविक है, होनी चाहिए। इसीलिए तो विपक्ष कह रहा है कि एसआईआर की चर्चा करो, और यही चर्चा से बचना चाह रही है बीजेपी। तो कुल मिला के मामला इतना ही है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने सिद्धार्थ जी यहाँ पर कही हैं, और आपने अपने अंदाज में एक तरह से कलई यहाँ की सरकार की यहाँ पर आपने खोली है, और ये नर्वसनेस है साफ तौर पर दिख रहा है। अगर लोकप्रिय होती अरुण जी, तो उसको एसआईआर कराने की जरूरत नहीं होती। फिर ये देखिए, ये प्रिटेंस तो नहीं अब हमें रखना चाहिए कि हम ये कहें कि ये एसआईआर दरअसल सरकार नहीं, चुनाव आयोग करा रहा है। ये तो विपक्ष लगातार कह रहा है ना कि किसके कहने पर ये कराया जा रहा है। ये हम सबको पता है कि एजेंसीज किसके कहने पर काम कर रही हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी कब एक्टिव होती है? चुनाव आयोग, चाहे वो पहले वाले राजीव कुमार रहे हो या फिर अब ज्ञानेश कुमार गुप्ता हो, नाम बदले हैं, लेकिन डिग्री और ज्यादा हो गई है कि और आगे बढ़ के किस तरह से मालिक को खुश करना है। तो सवाल यही उठ रहा है कि ये सब कुछ एक के बाद एक जिस तरह की चीजें कही जा रही हैं, और जैसा आपने भी कहा कि एक तरह का अघोषित आपातकाल है। जब विदेशों में जाते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने की, मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने का दम भरते हैं और संविधान के आगे नतमस्तक होते हैं, और फिर इस तरह की चीजें, और जिन देशों में इस तरह की एप्स हो रही है, उनका एग्जाम्पल अभी सिद्धार्थ जी ने दिया ही, और उनको क्या आप लोकतंत्र मानेंगे? तो लोकतंत्र है नहीं। रशिया में आप कहते हैं कि चुनाव होता है और चुनाव में लोग चुनते हैं, और 90% वोट जो है वो व्लादिमीर पुतिन को जो है वो हमेशा से मिल जाते हैं। बिल्कुल यही तो करने की कोशिश यहाँ पर भी की जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात वही है, दरअसल नरेंद्र मोदी जो है वो, उनको ये रास्ता समझ में नहीं आ रहा
कि 140 से 150 करोड़ के देश को वो अपनी तानाशाही में कैसे कन्वर्ट करें। तो उसके लिए उन्होंने पहले जो एजेंसियां थी, सीबीआई, ईडी और तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां थी, उनका इस्तेमाल किया। और आप याद करिए कि पूरे देश में विपक्षी दलों के नेताओं, उनसे जुड़े लोगों और उन पे मुकदमे दर्ज हुए, उनके यहाँ छापे पड़े, वो जेल गए। ये अलग बात है कि जो ईडी का जो रेशियो है, जो चालान करने का, 6000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए और शायद 100 से भी कम जो है वो कोर्ट में ठीक से चालान पेश हुए उनके। मूल बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने कोई और तरीका नहीं खोज पाए, तो उन्होंने निकाला कि इस सिस्टम को ही ऐसा कर लो कि जिसके जरिए हम तानाशाही को पूरी तरह से स्थापित कर दें। अब एक ऐप जो है, वो ऐप आपकी निजी जिंदगी की हर जानकारी रख लेगा। आप कब क्या कर रहे हैं सीधा एक सर्वर पर डाउनलोड होता रहे और जानकारी आपकी एक एक चीज की रखी जा सकती है। तो क्यों, जरूरत क्यों है? क्यों? क्योंकि आप पर नजर रखनी है, आपकी गतिविधियों पे नजर रखनी है, आपके हर काम पे नजर रखनी है, क्योंकि आप क्या करने वाले हो तो सरकार को मालूम है कि वो कुछ नहीं कर रही है। जब सरकार आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरेगी तो आप उसके खिलाफ जाएंगे, बात करेंगे, सोचेंगे। हम और आप यहाँ डिबेट कर रहे हैं, ये सारी चीजें कैसे खत्म हो। और लोकतंत्र भी बना रहे, ये भी बना रहे कि नहीं हम तो डेमोक्रेसी, खराब डेमोक्रेसी है। लेकिन अब पार्टी के भीतर देखिए, आपको किस्सा याद होगा, बहुत चर्चा हुई थी जब राजीव प्रताप रूडी को फर्स्ट टर्म में मिनिस्ट्री से निकाला गया था। पता लगा था कि उनकी फिटनेस और उनका ड्रेसिंग स्टाइल और वो उस पर टीका टिप्पणी की थी और उसके बाद उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया था। तो ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? कैबिनेट में कौन बात कर पाता है? तो सबसे पहले कहां लागू हुआ? आप देखिए, गुजरात से आए तो गुजरात में सारे सीनियर लीडर्स को जो सवाल पूछ सकते थे बीजेपी के, सबको घर बैठाया। पहले आनंदीबेन पटेल को बनाया, फिर रूपाणी जी को लाए, रूपाणी जी को हटा के फिर भूपेंद्र पटेल आ गए। अब कौन सवाल उठा रहा है, कौन पूछ रहा है? प्रधानमंत्री गाड़ी में घूम रहे हैं, राज्य का मुख्यमंत्री दौड़ता घूम रहा है। ये जो नए तरह का की जो एक व्यवस्था बना रहे थे कि मैं सब कुछ हूं, अहम ब्रह्मास्मि, सब कुछ मैं हूं, नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया। आप देखिए, देश की राष्ट्रपति या पहले वाले हों या आज के हों, उनकी क्या स्थिति है। पद उनका बड़ा है, लेकिन जब ये जाते हैं दावा लेके तो बेचारी दही चीनी लेके खड़ी रहती हैं। और इसके आगे जो है एक ही संस्था थी, वो थी चुनाव आयोग। उसको नियम बदल के उसको इस लेवल पे है कि अब कंधा चुनाव आयोग का है, निर्देश नरेंद्र मोदी का है। चुनाव आयोग दरअसल ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार ये भूल गए कि समय सीमा दुनिया में सबके है। हिटलर और वो भी नहीं रहे थे, इस देश में भी बड़े बड़े आए और चले गए। और हर क्षेत्र में देखें आप, तो ये लोग ये आज अगर मान लीजिए मोदी के निर्देश पे आप सब कुछ कर देंगे, कल आपकी पीढ़ियां तो रहेंगी ना यहाँ। आज भी गद्दार गिने जाते हैं। आज भी आप देखिए जो मंत्री जो हैं, जिनके बहाने से जो अभी सफाई दे रहे थे ऐप की, उनके खानदान पर क्या आरोप लगता है कि लक्ष्मीबाई के खिलाफ गद्दारी किसने की थी? पिस्टल, गांधी जी के लिए पिस्टल कहां से आई थी? ये सारी चीजें कभी नहीं हटती। तो क्या ज्ञानेश कुमार अपनी आने वाली पीढ़ियों का मुंह काला करके जाएंगे? या राजीव कुमार ने तो कर दिया। मूल बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी सबका इस्तेमाल करते। देखिए, आर्मी में आज एकता नहीं है, आर्मी के भीतर बहुत असंतोष है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह के अफसरों को आगे लाए हैं और जिस तरह के हमारे सेना के अफसर आजकल बयान दे रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है कि मनमर्जी कोई कहीं से। आज भी जनरल रावत की मौत, ठीक है एयर क्रैश था, लेकिन उसपे बहुत सवाल है, क्योंकि एलिमिनेशन की पॉलिटिक्स बुशरा जी नरेंद्र मोदी जी के पॉलिटिक्स का है, बड़ा हिस्सा है। और उन पर हम बात ना करें, क्योंकि सब जानते हैं, जस्टिस लोया की बात हो, पंड्या की बात हो, दूसरी बातें हो, हमारे गृह मंत्री तो हरेन पंड्या केस में आरोपी रहे। तो मूल बात आज ये है कि इन्होंने हमारा हर सिस्टम, जो हमारे लोकतंत्र के ढांचे के जो जरूरी अंग थे, उनको सबको कमजोर कर दिया है। ना आज जुडिशरी अपनी ताकत पे खड़ी है। क्यों? जुडिशरी में जो लोग अब आए हैं, वो भले ही मुझ पे डिफेमेशन केस कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, लेकिन कौन से लोग हैं, उनकी विचारधारा क्या है,
पहली बार एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमने आस्था के आधार पर राम मंदिर का फैसला दिया। दूसरे जो है जाते जाते जो है वो पावर दे गए, अभी रिटायर हुए, सरकार को पावर दे गए, वो भी नहीं बोले। जो उन्हें फैसला करके जाना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। और एसआईआर पर सुनवाई अगर टाइमली हो जाती, क्यों टालने की क्या जरूरत थी? चुनाव आयोग होता कौन है जो हमारी नागरिकता तय करे? ये क्या तरीका है? लेकिन जस्टिस गवाई नहीं करके गए फैसला। एसआईआर पे तारीखें, और एसआईआर मुकदमे के दौरान बिहार के साथ 12 राज्य और आ गए। तो कुल मिला के पूरी तैयारी इस सिस्टम को क्रिपल कर देना, ताकि हम और आप नागरिक की हैसियत से आवाज ना उठा सके, हमें वो आदत पड़ जाए। अब देश में क्या हो रहा है? गीता पाठ की बात हो रही है। धर्म तो नितांत व्यक्तिगत है, होना चाहिए। अब और जब आप ये कह रहे हैं अरुण जी कि गीता पाठ की बात हो रही है, तो मैं एक पोस्टर देख रही थी जो दिल्ली में अलग अलग जगहों पर लगा हुआ है, जिसका नाम दिया गया है सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव। मतलब जहां लोग जहरीली हवा की वजह से उनकी उम्र 10-10 साल कम हो रही है, वहां एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं मौसम का मजा लीजिए, और दूसरी तरफ जो एक लोकतांत्रिक देश है, जो संविधान से चलता है, सेकुलर जो देश है, वहां पर लगातार यात्राएं निकाली जा रही हैं। और सनातन राष्ट्रीय शंखनाद, और उसमें जो तस्वीरें लगी हैं वो आप देखिए, उसमें तस्वीर लगी है संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की, और इसके अलावा कपिल मिश्रा की, जो कि दिल्ली सरकार में मिनिस्टर हैं। तो ये एक तरह की आप ये देखें कि दूसरी तरफ संस्थाओं पर, इन सब पर कब्जा किया जा रहा है, और एक तरफ, और दूसरी तरफ इस तरह से लोगों के जहन में हिंदू राष्ट्र का जो तस्वुर है उसे ग्लोरीफाई करके, यात्राएं निकालकर, ये कार्यक्रम करके रचाया और बसाया जा रहा है, इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। कितना डेंजरस है ये? मैं वही कह रहा था। देखिए, कहीं भी कोई बात हो, देश के सामने जब गंभीर मुद्दा है, एसआईआर इतना बड़ा मुद्दा है, बीएलओ मर रहे हैं, लोग परेशान हैं, वोट कट रहे हैं, वोटिंग राइट छिन रहा है, उस बीच में क्या हो रहा है? गीता पाठ करिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद लाइए। और अब तो जो है वो एक एक सरकार, राज्य सरकारों का जो उन्हें एजेंडा दिया गया है, आपको भूख लगी है, आप उसकी बात मत करिए, आप भगवान का नाम लीजिए, आप गीता पाठ कीजिए, आप जो है वो राम जी का नाम लीजिए, आप ध्वजा देखिए। आपके बच्चे को नौकरी नहीं है, उसकी बात मत करिए आप। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में दावा किया गया था कि सरकार ने बहुत ज्यादा नौकरियां दी हैं। मैं एक बच्चे से मिला, वो एक डिपार्टमेंट में नौकरी करता है, उससे पूछा तो बोला मैं आउटसोर्स कर्मचारी हूं, मेरी तनख्वाह बनती है 36,000, मुझे वो कंपनी देती है 18,000, बाकी 18,000 खा जाती है। अगर बोले तो तत्काल निकाल के बाहर कर देते हैं। अब ये बताइए, और वो कंपनी कहाँ की है? वो कंपनी गुजरात की है। अब बताओ आप, ये चारों तरफ से पूरे उसको जो है, जो अपने हैं, जो अपना सिस्टम है। आप कॉमनवेल्थ गेम्स गुजरात में होंगे, जो चीजें जहां हैं, दिल्ली में इतना बड़ा सेटअप है, सब कुछ है, चारों तरफ है, लेकिन नहीं। तो ये इनकी कोशिश ये है कि अफीम धर्म की अफीम आपको चटाते रहें, आप उसके नशे में घूमते रहें। जब भी आप खड़े हो तब एक आतंक की घटना, जिसको आतंक ये कहते हैं, वो उग्रवाद होता है, उसकी बात करते रहे, और एक बम फूट गया, लोग मर गए, जिन्हें मरना था मर गए, सरकार का क्या फर्क पड़ता है? पहलगाम में 26 लोग मरे, उनके नाम पे आपने लड़ाई कर ली, हासिल क्या है? क्या वो आरोपी मिले? वो कहां से आए? देश ने जाना? कैसे घुसे? कौन जिम्मेदार? देश को बताया नहीं। बस उसकी आड़ में बिहार का चुनाव जो है उसमें हो गया सिंदूर ले आओ। मतलब जिस आदमी ने अपने जीवन में सिंदूर का सम्मान नहीं किया निजी जीवन में, वो देश भर की महिलाओं के लिए सिंदूर बंटवाने की योजना रखता है। तो इससे बड़ा मजाक होता क्या है? और क्या हो सकता है? अब मिथिला जो है, बिहार में सीता जी का मंदिर बन रहा है, आप 500 मंदिर बनाइए। मैं आज बात कर रहा था, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, अस्पतालों में जो है डॉक्टर नहीं है, लेकिन मंदिर भव्य बनेगा, गौशाला बढ़िया बनेगी। अरे गौशाला छोड़िए, गाय तो जिसको श्रद्धा होगी वो पालेगा।
आपने गौ हत्या रोकी कानून बना दिया, लेकिन जो बच्चे भूखों मर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनकी व्यवस्था कौन देखेगा? भाई पाठशाला को गौशाला में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो? ये कहाँ ले जा रहे हो देश को? पाठशाला को पाठशाला रहने दीजिए। गौशाला जो है, गौशाला व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से है, लेकिन पाठशाला हर एक की जरूरत है। लेकिन अब आप इस पे बात करें तो आंकड़े गिना दिए जाएंगे आपको। आपने वो भाषण सुना था कि रोज एक IIT IIM खुल रहा था, कहाँ खुला? बिल्कुल। और बिल्कुल अरुण जी, आप सही कह रहे हैं, वक्त की कमी है, इसलिए माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ। और लास्ट कमेंट 1 मिनट के लिए मैं सिद्धार्थ जी के पास जाऊंगी। सिद्धार्थ जी, बहुत कम शब्द क्योंकि वक्त की कमी है। ये मैं अभी खबर देख रही थी कि जो चुनाव सुधार हैं, जो लगातार SIR को लेकर विपक्ष ये मांग कर रहा है कि इस पर बहस कराई जाए, और आज भी हमने देखा कि गतिरोध लगातार बना रहा। कल भी हमने देखा कि इसको लेकर गतिरोध लगातार बना रहा। 2 दिन चले गए, 19 दिन का ये पूरा सेशन है। अब खबर ये आ रही है कि 9 दिसंबर को इसको लेकर चर्चा होगी। सरकार ने फौरन बहस की मांग जो की जा रही थी, उसको लेकर विपक्ष को एक तरह से मनाया है। लेकिन 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा होगी, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और SIR जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए कि वंदे मातरम के नाम पर राज्यसभा का हमने वो नोटिफिकेशन देख ही लिया था। उसके अलावा जो वंदे मातरम को लेकर सियासत होती रही है वो हमें पता है। तो यानी कि उससे पहले एक तरह का एक माहौल बनाया जाएगा और फिर 9 दिसंबर को इस पर चर्चा होगी। कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? जी, हम लोग के यहाँ सत्यनारायण पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है कि वो शुभ होता है। लेकिन सत्यनारायण पूजा भी उस समय नहीं होती जिस समय आस पड़ोस में, घर परिवार में किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं कि सूतक लग गया, तेरा तो 15 दिन तक आप ये सब काम नहीं कर सकते। तो मुझे ये बताइए कि इस देश में जब भाजपा सरकार के ही द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत इस देश के BLO मर रहे हैं, तो जिस समय इस देश के BLO मर रहे हैं उस समय मरने का काम, आप मैयत तो ऐसी चीज होती है कि आदमी सब काम छोड़ के चला जाता है। आस पड़ोस में कोई मैयत होती है तो हम अपना काम छोड़ के वहां चले जाते हैं। यहाँ पर तो सरकार के बनाए हुए नियम के चलते BLO अगर 40 लोग मर गए हैं तो आप पहली चर्चा किसको करेंगे? वंदे मातरम की भी चर्चा जरूर कीजिए, लेकिन आपको वो चुटका खत्म होने के बाद करना पड़ता है, सूतक खत्म होने के बाद करना पड़ता है। ये अपने आप में बताता है कि ये देखिए, ये भाजपा की कुछ मजबूरी है। संस्कृति के नाम पर भाजपा गत वैभव की भव्यता का भ्रम फैला रही है। भाजपा केवल एक ही काम कर रही है इस देश में, भाजपा इस देश को गत वैभव के भव्यता का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। भाजपा क्योंकि आज एक अजीब समस्या में फंस गई है, अगर रोज नया शगुफा नहीं छोड़ेगी तो लोगों की समस्या आगे आ जाएगी। लोग पूछेंगे कि ट्रंप काहे ठोक रहा है, लोग पूछेंगे चीन अरुणाचल में आप चीन को लाल आंख कब दिखाओगे, नेपाल आपके अपने नोट पर आपका नक्शा क्यों दिखा दे रहा है, मणिपुर 2 साल से क्यों चल रहा है। अपना कर्तव्य करते करते भारतीय नागरिक BLO बारात के बदले स्मशान क्यों पहुंच रहा है, लोगों को प्रदूषण से मुक्ति कब मिलेगी। तो ये सब सवाल अगर उठ जाएंगे तो कुल मिला के बीजेपी अगर कल को, मुझे आश्चर्य नहीं होगा, मुल्ला नसरुद्दीन जैसे मुर्गी के 3 टांग का एक तर्क ले आए ताकि लोग कम से कम उसमें फंसे रहे, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। ये बीजेपी की मजबूरी है। ये इतना ही संक्षेप में, आपने कहा संक्षेप करने के लिए, तो संक्षेप इतना ही है कि भाजपा का ये जो धूर्त तंत्र है, ये शरीफ नागरिकों को तो कर्तव्य का उपदेश देता है कि आप अपने फोन में ये सब ऐप डाल लो, ये आपका कर्तव्य है, लेकिन खुद अपने अधिकार को बढ़ाते चला जाता है। वो तो अपना तो कर्तव्य करता नहीं है, अपना अधिकार बढ़ा रहा है, आपको कर्तव्य का उपदेश दे रहा है। बिहार के नौजवानों को तो बोल देता है कि रील बनाओ, और अपने घर के जो जय शाह है उसको दे देता है ICC का सिंहासन। तो ये अगर प्रवचन देना बंद कर देंगे तो लोग सच देखने लगेंगे। इसीलिए लोग की आंख पर संस्कृति की पट्टी बांधना भाजपा की मजबूरी है। ये कब तक बांधती रहेगी? जब तक लोग खुद खड़े होकर नहीं कहेंगे कि मुझे गीता बहुत पसंद है, लेकिन गीता पढ़ाने के लिए मेरे शंकराचार्य है ना भैया, मैं अपनी गीता पढ़ने के लिए राजनेता के पास क्यों जाऊंगा? भाजपा तो 1980 में बनी थी, गीता तो 5000 साल पहले बनी थी। जिस समय भाजपा नहीं थी उस समय भी गीता थी। उस समय गीता का प्रचार कौन करता था? भाजपा तो थी नहीं। जब भाजपा नहीं थी तब भी गीता थी और हम गीता पढ़ते थे। तो भाजपा गीता काहे पढ़ा रही है? गीता तो हमारे शंकराचार्य पढ़ाएंगे, लेकिन शंकराचार्य तो बेचारे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल सकते। शंकराचार्य तो मेरे घर के सामने नाली को ठीक नहीं कर सकते। तो दूसरों के काम को तुम काहे हथिया रहे हो? तुम धर्मगुरुओं के काम
को काहे हथिया रहे हो? तो जब तक इस देश की जनता इस चीज को समझ के थोड़ी सी जागेगी नहीं कि भाजपा जो आपको संस्कृति के नाम पर गत वैभव की भव्यता का भ्रम फैला रही है, उस भ्रम से मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत जनता को भी निकलने का समय आ गया है। बिल्कुल। और ये देखना होगा कि कब उससे वो निकलेगी, और या फिर इसी तरह से जो भटकाव की राजनीति की जा रही है उसमें उसको उलझाए रखा जाता रहेगा, या कम से कम मीडिया के एक धड़े के जरिए ये दिखाने की कोशिश तो की जाती ही रही है। हालांकि असलियत क्या है उससे हमेशा पर्दा डाला जाता रहा है। लेकिन ये देखिए कि एक के बाद एक दो चीजों पर यहाँ पर सरकार झुकती हुई नजर आ रही है। एक तो ये संचार सारथी पर यू टर्न, क्योंकि खुद टेलीकॉम मिनिस्टर कह रहे हैं, और दूसरा एसआईआर पर बहस के लिए वो मान गई है, हालांकि वो पूरी तरीके से अब तक इसको नकार रही थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, सिद्धार्थ जी आपका, अरुण जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।